हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की हम। वन नेशन वन कार्ड योजना में प्रवासियों की मदद हेतु कितने और राज्यों को शामिल किया गया? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है 2 राज्य, दूसरा है 3 राज्य, तीसरा है 4 राज्य और चौथा है 6 राज्य। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 राज्य। ठीक, यहाँ पे 3 राज्यों को शामिल किया गया है। अब उन 3 राज्यों को कौन कौन से शामिल किया गया है? तो पहला है उड़ीसा, ठीक, और दूसरा है मिजोरम और तीसरा है सिक्किम। यहाँ पे इन तीनों राज्यों को शामिल किया गया है। अब आपको बता दें कि जैसे कि ये राज्य शामिल किए गए हैं, इनको किसके द्वारा इसकी सहमति दी गई? तो इसकी सहमति रामविलास पासवान, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले के खाद्य मंत्री हैं, उनके द्वारा 1 जून को इसकी घोषणा की गई कि अब इन राज्यों में 3 राज्य और जुड़ जाएंगे। ठीक, तो अब जो है टोटल जो राज्यों की संख्या है वो 20 राज्य हो चुके हैं। पहले ये सुविधा केवल 17 राज्यों को प्राप्त होती थी, अब ये 20 राज्य हो गए हैं। और इससे जो गरीब लोगों को लाभ हो सकेगा वो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 67 करोड़। ठीक, 67 करोड़ उनकी संख्या हो गई है। अब आपको बता दें कि हर योजना के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आप ये नोट कर सकते हैं कि इसका उद्देश्य राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। और कार्ड 2 भाषाओं में है, पहला है स्थानीय और दूसरा है हिंदी या अंग्रेजी में। इससे सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली के जरिए राशन कार्ड की दुकान से 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे इतने आपके जो क्वेश्चंस बने इसमें, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे ये बन सकता है कि कितने राज्य शामिल हुए? तो यहाँ पे आपका 3 राज्य। टोटल राज्यों की संख्या कितनी हुई? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 20। कौन कौन से राज्य शामिल हुए? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि उड़ीसा, मिज़ोरम और सिक्किम। ठीक, इन तीनों राज्यों के नाम बता सकते हैं। ये जो राज्य शामिल हुए, इनमें जो है जो इनका उद्देश्य था उसके तहत जो कार्ड थे, कार्ड कितनी भाषाओं में इसको जो है लाया गया था? तो आप यहाँ पे 2 बता सकते हैं, इसका आंसर होगा 2। पहला है स्थानीय और दूसरा है हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। मेरा जीवन मेरा योग, दूसरा है मुद्रा शिशु ऋण, तीसरा है आत्मनिर्भर भारत और चौथा है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था आपका ये, जिसमें आपका सही आंसर है मुद्रा शिशु ऋण योजना। ठीक, इसकी शुरुआत 2 जून को केंद्र सरकार द्वारा की गई और इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बताया गया है कि महामारी के बीच छोटे व्यवसायी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए इस योजना को उन्होंने लॉन्च किया। ठीक, अब आपको बता दें कि इसमें किस तरीके के लोग किस तरीके से प्रभावित हुए थे। तो जैसे जो भी मध्यम वर्ग के लोग थे, जो भी निचले वर्ग के लोग थे, उनको कोविड-19 के तहत उनकी इनकम ना हो पाने के कारण वो अपनी किसी भी तरीके के जो भी ईएमआईज़ वगैरह चलती थी, जो भी लोन चलते थे, उसकी ईएमआई वो नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए इस योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। ठीक, इसका उद्देश्य था
कि इस योजना में 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% का ब्याज लाभ उठा सकें। ठीक, इसमें जो है साफ साफ ये बताया गया है कि 1 लाख लाभार्थी प्रतिवर्ष जो है 2% का ब्याज का लाभ उठा सकते हैं और इससे मुद्रा शिशु लोन के लिए लोगों को 1500 करोड़ की राहत मिलेगी। ये प्रतिवर्ष की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप इसे नोट करते चलिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रतिवर्ष 1 लाख लाभार्थी इससे 2% का ब्याज का लाभ उठाएंगे और इसमें जो अमाउंट का डिसाइड हुआ है तो टोटल 1 लाख लाभार्थियों के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। ये प्रतिवर्ष की बात हो रही है और विशेष रूप से ये छोटे व्यवसायियों के लिए है जो कि प्रवासी थे, प्रवासियों के लिए है। जो भी छोटे वर्ग के व्यवसायी थे उनको इसमें और दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस योजना का शिलान्यास किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि यह योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरुआत की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया था उसके तहत इस योजना को भी रखा गया है। और इस योजना में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत इसमें 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसे 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो पहला है शिशु लोन, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। दूसरा है किशोर लोन, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और तीसरा है तरुण लोन, इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कौन सी नई प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, नया भारत, चैंपियन, कोरोना वॉरियर्स और योद्धा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है चैंपियन। चैंपियन मतलब CHAMPION। ठीक, यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जैसे कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई, जिसे हम चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे बात आती है चैंपियंस की, तो चैंपियंस के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म था, इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैं आपको हर प्रश्न में हर क्वेश्चंस का उद्देश्य बताता चल रहा हूँ, तो उसे आप ध्यान से सुनिए कि किसी न किसी जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसका या जो भी योजनाएं निकल रही हैं उसका एक उद्देश्य है, तो उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे हर प्रश्न का जो भी योजना निकलती है उसकी थीम्स के बारे में पूछा जाता है, वैसे उद्देश्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, इसकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना, एमएसएमई क्षेत्र की सभी संस्थाओं के वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। ठीक, अब एक नज़र हम फिर से चैंपियंस पर डालते हैं। तो चैंपियंस एक नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह प्रणाली ICT प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ सक्षम है। इस प्लेटफॉर्म में टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो सम्मेलन भी शामिल होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है चैंपियन का फुल फॉर्म क्या है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसे कब लॉन्च किया गया, और प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी योजना में जो है जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। ठीक, तो इतने तरीके के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित करने वाली संस्था है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, IRDA, WHO, DRDO और ICAR। आपका सही आंसर है DRDO। ठीक, DRDO
अल्ट्रा सूक्ष्म कीटाणु शोधन इकाई विकसित की अभी DRDO ने, और यूनिट आइटमों को कीटाणु रहित करने के लिए ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का यह उपयोग करती है। इस उपकरण में ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बात हुई ओजोन की, तो ओजोन एक ऑक्सीकरण यौगिक है जो कि तेजी से कार्बनिक पदार्थों, मैग्नीज, लोहा आदि का ऑक्सीकरण करता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े को कीटाणु रहित करने के लिए आदि जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे DRDO के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले भी। DRDO भारत के लिए जो है वो भारत के सैन्य बल के लिए प्रक्षेपास्त्र बनाती है, और जो भी शस्त्र संबंधित जो भी सुरक्षा के दृष्टि से जो भी उसका जो निगरानी होती है वो DRDO के अंतर्गत होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। PM स्वनिधि योजना, PM सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय किसान योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, PM स्वनिधि योजना। अब आपको बता दें कि PM स्वनिधि योजना या PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा है, एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो कि 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को मदद पहुंचाई जाएगी। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे वे 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटा सकते हैं। ठीक, इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना की बात यहाँ पे की गई है। तो आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। यह राशि भारत के GDP का 10% है, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए की गई थी। अब यहाँ पे GDP का 10% मतलब संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने तय किया कि GDP का 10% अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च किया जाए। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा विचार किया गया, और उनके मंत्रणा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया था कि जो भी देश हैं वो अपनी GDP का 10% अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च करेंगे। ठीक, और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार ग्लोबल प्लान द्वारा तय किया गया था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बीमारी का पता नग्न आँखों के परीक्षण से लगाया जा सकता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। SARS-CoV-2, COVID-19, मलेरिया, टाइफाइड। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, SARS-CoV-2। ठीक, अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने COVID-19 के लिए एक प्रयोगात्मक निदान परीक्षण विकसित किया है, जो कि 10 मिनट में SARS-CoV-2 की उपस्थिति का नेत्रहीन पता लगा सकता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 10 मिनट में ये जो है नेत्रहीन पता लगाएगा। अब आपको बता दें कि इस नग्न आँखों परीक्षण के माध्यम से एक नाक की सूजन या लार का नमूना रोगी से लिया जाता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि सैंपल के तौर पे क्या क्या लिया जाएगा, तो लार का नमूना या नाक की सूजन वो देखते हैं, सिम्टम्स होता है उसका, और एक साधारण प्रयोगशाला परीक्षण के साथ इसे मिलाया जाता है, जिसमें एक तरल अणु होता है जो अणु से जुड़े सोने के नैनो कण के साथ मिश्रित होता है, जो कि खुद को SARS-CoV-2 से बांधता है। ठीक, यहाँ पे आप एक चीज़ और जो है हम आपको बता रहे हैं कि यदि इसका जो है सिम्टम्स होगा, इसके जो लक्षण होंगे उसके बारे में आप नोट कर लीजिए कि यदि समाधान गहरे नीले रंग में बदलता है, यहाँ पर नीले रंग की बात की जा रही है, यदि
समाधान गहरे नीले रंग में बदलता है तो वायरस प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे वायरस के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वायरस प्रेजेंट कब होता है और वायरस एब्सेंट कब होता है। तो अगर नीला रंग दिखे तो वो प्रेजेंट होता है। ठीक, और अगर बैगनी रंग बरकरार है तो वायरस एब्सेंट होता है, मतलब वो अनुपस्थिति होता है, उसकी अनुपस्थिति है। ठीक, तो यहाँ पे नीला रंग और बैगनी रंग की बात हुई थी। अब आप इसे नोट कर सकते हैं कि नीला रंग अगर वो दिखे तो वायरस प्रेजेंट है, और अगर बैगनी रंग दिखे तो वायरस एब्सेंट है। ठीक, अब हम इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आरटीएम रियल टाइम मार्केट, इसका पूरा नाम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा, सौर ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा, या इन सभी के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वह है भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, और भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको हम बता दें कि इसका उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना था। ठीक, और यह मार्केट दिन के दौरान 48 नीलामी सत्र आयोजित करेगा। यहाँ पे सत्र की बात की गई है, तो 48 सत्र नीलामी आयोजित करेगा, और बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरित की जाएगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है आरटीएम ग्रिड संचालकों के नए सिरे से संपर्क बढ़ाने में यह मदद करता है। आरटीएम डिस्कॉम को पूर्वानुमान लगाने और हरित ऊर्जा को शेड्यूल करने में मदद करेगा। इससे भारत को 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगा। ठीक, यहाँ पे 175 गीगावाट बिजली की बात की गई है, अक्षय ऊर्जा की बात की गई है, तो वो कब तक मदद मिलेगा? 2022 तक के लिए ये अनुमान लगाया गया है। ठीक, और आईईई मतलब भारतीय एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे जो है आपसे, तो हम आपको बता दें कि आईईई इसका जो आपका आंसर था भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज, मतलब कि भारतीय एनर्जी एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC द्वारा विनियमित किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? CERC के द्वारा। ठीक, CERC के द्वारा इसे विनियमित किया जाता है, और इसे 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2008 में। ठीक, अब आपको बता दें, यहाँ पे हमने कहा कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तो आपको बता दें कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह अर्ध न्यायिक निकाय है, इसे आप गैर न्यायिक निकाय भी कह सकते हैं, जो कि कानून की व्याख्या कर सकता है। अब इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है, इसमें विभिन्न प्लेटफॉर्म के प्रतिभागी बिजली उत्पादक, राज्य बिजली बोर्ड और बिजली व्यापारी और ओपन एक्सचेंज उपभोक्ता भी शामिल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपसे जैसे पूछा गया कि आरटीएम रियल टाइम मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो यहाँ पे हमने आपसे बताया CERC के द्वारा। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में हुई, तीसरा क्वेश्चन। और इससे 2022 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा की लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आंकड़ा लगाया गया है, तो 175 गीगावाट। ठीक, इतने क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हॉकी टीम की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया, वंदना कटारिया, रानी रामपाल, मोनिका और
उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है रानी रामपाल। आप साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे वंदना कटारिया और मोनिका का नाम लिया गया है। तो वंदना और कटारिया और मोनिका को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनके साथ साथ महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को भी नामांकित किया गया है। रानी रामपाल के अलावा तुषार खंडकर और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आरपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और साथ ही साथ कोच रमेश पठानिया और बीजे कटियप्पा को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए हमने आपसे बताया कि कोच रमेश पठानिया मतलब जो भी कोच होते हैं उन्हें ही यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में पांडवों के गुरु थे। और ये गुरु के सम्मान में जिनका जो है अच्छा अचीवमेंट रहता है जिस कोच का, उन्हें ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अब रानी रामपाल के बारे में हम जान लेते हैं। तो रानी रामपाल 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया था। 2018 में एशिया खेलों में रजत कप जीता इन्होंने। 2019 में FIH ओलंपिक क्वालिफायर में प्रवेश करने के लिए टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह भूमिका उनके निर्णायक गोल ने भारत को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफायर करने में मदद की थी। और 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मुख्य पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ये पहली भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक, अब इसके साथ साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, राघवेंद्र को, एस गोपाल कृष्णन को, विवेक लाल को और थॉमस मार्च को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, विवेक लाल। ठीक, अब जनरल एटॉमिक्स की बात की गई है तो आपको बता दें कि जनरल एटॉमिक्स एक अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा निगम है। इसका मुख्यालय सैन डियागो कैलिफोर्निया में स्थित है। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में विशेषज्ञता रखता है और यह कंपनी प्रेडेटर ड्रोन सहित दूर से संचालित निगरानी विमान के लिए अनुसंधान और विनिर्माण सेवाओं भी प्रदान करती है। ठीक, और इसकी स्थापना 18 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जुलाई 1955। आप इसे नोट कर सकते हैं, 18 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और विवेक लाल के बारे में आपको बता दें तो विवेक लाल भारत और अमेरिका के बीच बड़े रक्षा समझौता में अहम भूमिका निभाने वाले और भारतीय अमेरिकी एयरस्पेस व रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और यह किस क्षेत्र में काम करता है। और जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि इसके अभी हाल ही में नए चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने। ठीक, तो इतने टाइप के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। अरुण सिंघल को, अश्वनी भाटिया को, एस गोपाल कृष्णन को और शोभित माथुर को। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अरुण सिंघल। ठीक, अरुण सिंघल को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अरुण सिंघल को अभी इसका हाल ही में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था। इसके संस्थापक अंबुमणि रामदास हैं और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सारी चीज़ आप नोट कर सकते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 2011 में अगस्त में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो अंबुमणि रामदास जी हैं। ठीक, मूल एजेंसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
इसकी जो है वो मूल एजेंसी के अंतर्गत इस काम करती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था, जैसे हमने आपको बताया कि अरुण सिंघल के बारे में, तो आपको बता दें कि अरुण सिंघल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे कुछ 10 क्वेश्चंस पे, जो कि आपके साइंस के बेस पे आधारित हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, अभी हम आपको जल्द जो है स्टार्ट में आपको टाइम टेबल दे देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस दिन हम अपना कौन कौन सा टॉपिक रख रहे हैं। जैसे अभी हमने डिसाइड किया है कि 2-2 दिन की हम शिफ्ट रखेंगे, जिसमें आपका साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज आपसे डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपके परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट कवर होते चलें। तो वो हम आपको दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपना करिएगा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन पे। तो आज के वन लाइनर्स क्वेश्चंस में हम बात कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस के। आपके 11 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दिया है, तो इसको आप एक एक क्वेश्चंस जो है अपना नोट करते चलिएगा और फटाफट इसका आंसर दीजिए। कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। इसमें इसके आगे क्या ऐड हो सकता है? तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, फटाफट इसको सोचिए। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है जब वह बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिज़ाइन के कारण प्रभावहीन होता है। ठीक, तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा, फटाफट सोचिए। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला दीजिए। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। तो यहाँ पे इन चारों में से आपका आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। ठीक, आंसर से अपने मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है कि ऑक्सीजन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अपने आंसर से इसको भी मिला लीजिए। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनशैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बीकानेर, कोरू, श्रीहरिकोटा और चांदीपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है?
जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, कौरू। ठीक। अब आपको यहाँ पे बता दें कि इनसैट 2 की बात की गई है। इनसैट 2 इसरो द्वारा बनाया गया था और इसे जो है एरियन 4 रॉकेट इसमें इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह जो है ग्वेन स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक। जो कि नाइजीरिया के कौरू में स्थित है। अब इसको अपने आंसर से मिला लीजिए, इसका आंसर आपका कौरू होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खान। तो इन चारों में से कहाँ पर व्यक्ति काम करता है कि उसे लंग रोग हो जाता है? आपका आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, कोयला खान। ठीक। डी आपका यहाँ पे आंसर सही है। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पैराक्सी एसिटिक नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। इन चारों में से वह कौन सा द्रव्य हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है पैराक्सी एसिटिक नाइट्रेट। ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है आपका, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ और उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से, या आप कह सकते हैं इन तीनों में से, कौन सा रासायनिक द्रव्य है? ठीक। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो सकता है? यहाँ पे जो आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। मतलब सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, ये तीनों रासायनिक द्रव्य हैं। ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? प्रागैतिहासिक मानव, अधः मानव, आधुनिक मानव और आदिवासी मानव। तो इन चारों में से कौन सा आपका आंसर सही होगा? किस तरीके के मानव का संदर्भ पूर्व पाषाण काल के लिए आता है? यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक मानव। ठीक। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? 1 लाख, 10,000, 50,000 और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका क्या सही होगा आंसर?
तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 10,000। ठीक, 10,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर वर्तमान मानव सेपियंस का इतिहास प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।